नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार पुनः आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने विगत वीडियो में देखा शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का व्यापक अर्थ, संक्षिप्त अर्थ, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। उसके बाद हमने वैदिक काल की शिक्षा पढ़ी और अब हमें बौद्ध काल की शिक्षा पढ़नी है कि बौद्ध कालीन शिक्षा क्या थी। तो बौद्ध कालीन शिक्षा का एक कोटेशन याद रखना कि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु था चरित्र का विकास करना। बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? चरित्र का विकास करना। बौद्ध सिद्धांतों में त्रिपिटक प्रसिद्ध हुए, तो हम लिखते हैं पहला, बौद्ध कालीन शिक्षा में उद्देश्य, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलना है। बौद्ध कालीन शिक्षा में व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया गया। सर्वाधिक बल दिया गया। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि बौद्धकालीन शिक्षा में सर्वाधिक बल काय पर दिया गया? चरित्र पर दिया गया। यह प्रमुख उद्देश्य था, मनुष्य के प्रमुख उद्देश्य था। चरित्र का निर्माण करना ही, चरित्र निर्माण ही प्रमुख उद्देश्य था इस शिक्षा का। क्या था प्रमुख उद्देश्य? अगर प्रश्न बन जाए बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो चरित्र का निर्माण करना। दूसरा, यह अपने बौद्ध धर्म का प्रचारक भी करना चाहते थे, अपने धर्म के प्रति जाना। से जैसे वैदिककालीन शिक्षा में है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा दी जाती थी, तो इस समय भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा दी जा रही थी कि अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करें। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता शॉर्ट चल रहा है हमें, तभी तो हम सिलेबस पूर्ण करेंगे, समझना है पूरा। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, मठों की व्यवस्था। मठों की व्यवस्था, भाई मठों की व्यवस्था क्या थी? ये मठ शब्द क्या होता है? तो देखो, मठ या विहार, जहाँ एक शिक्षा, जैसे विद्यालय होता ना, तो शिक्षा प्रदान करने वाले स्थान को मठ या विहार कहते थे। तो लिखें, शिक्षा मठों एवं विहारों में प्रदान की जाती थी। शिक्षा मठों व विहारों में प्रदान की जाती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं, और इसमें क्या था, मठों में प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक शिक्षा दी जाती थी। मठों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा दी जाती थी। कहाँ तक? उच्च स्तर तक शिक्षा दी जाती थी। उच्च स्तर तक शिक्षा दी जाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस काल में शिक्षा गुरु व शिष्य पेड़ों के नीचे बैठते थे। शिक्षा के लिए कहाँ बैठते थे? पेड़ों के नीचे। मतलब कुछ प्रकृतिवादी स्वरूप जो आपको पढ़ाएंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, तब वहाँ जरूर बताएंगे प्रयोजनवाद में कि प्रकृतिवादी जो होते थे उनका था कि प्रकृति से सीखे, तो पेड़ पौधों के नीचे शिक्षा दी जाती थी। आगे हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं संघ की। तो दूसरी हेडिंग डालिए आप, संघ व्यवस्था। संघ व्यवस्था क्या थी? मतलब ये संघ होता क्या था? तो संघ बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। संघ क्या होता था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। तो संघ जो था वो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। इसमें जो मनुष्य प्रवेश करता था उसे श्रमण कहा जाता था। तो इसमें प्रवेश करने मनुष्य को श्रमण कहा जाता था। और यहाँ जो प्रवेश करने की कोई विधि आसान नहीं थी, इसकी विधि बहुत कठिन थी। और जो छात्र थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था इसमें प्रवेश करने वालों को। तो संघ में प्रवेश होने वाले को सर्वप्रथम लिखें आप स्टार पॉइंट करके से, संघ में प्रवेश करने वाले का प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। कौन सा? प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था।
ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता था, प्रवज्जा का अर्थ क्या होता था? प्रवज्जा का अर्थ होता था बाहर जाना। बाहर जाने का तात्पर्य यह नहीं होता था, बाहर जाने का तात्पर्य यहाँ यह है कि बालक अपने घर से विलग होके गुरुकुल अर्थात कहाँ, संघ व्यवस्थाओं में या मठों में या विहारों में शिक्षा ग्रहण करने जाता था। इसके साथ साथ भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर जाता था, बौद्ध संघ में मिल जाता था। उसकी आयु कब होती थी प्रवज्जा संस्कार की? 8 से 12 वर्ष के मध्य होता था। इट्स राइट। 8 से 12 वर्ष के मध्य प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा का कोई अर्थ पूछे तो प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। प्रवज्जा का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना, विलग होना। किससे? परिवार से विलग होकर भिक्षु मठों संघों में शिक्षा ग्रहण करता था। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए, 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में उपसंपदा संस्कार, उपसंपदा संस्कार होता था। संस्कार होता था जैसे उसमें उपनयन, उपसंपदा संस्कार होता था। और इसके साथ ही भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। इसके साथ ही भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। कहने का तात्पर्य हमारा दोस्तों यहाँ पर यह हुआ कि जब भिक्षु 20 साल का हो जाता था उसका उपसंपदा संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार के होते ही वह मठ का, वह संघ का पूर्ण सदस्य बन जाता था। इसके बाद अब इस समय और एक पॉइंट लिखते हैं। पाठ्य विषय जो था वह संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि थे और इसमें धनुर्विद्या, घुड़सवारी आदि कौशल भी सिखाए जाते थे। तो विषय पूछ लिए जाएँ तो संस्कृत, व्याकरण, गणित, दर्शन, भूगोल दर्शन, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। आगे शिक्षा पद्धति रटने वाली थी। मेन पॉइंट, शिक्षा पद्धति रटने वाली थी। वाद विवाद को विरुद्ध प्रोत्साहन दिया गया। वाद विवाद व्याख्यान व विश्लेषण विधि का भी प्रयोग किया गया। विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया हो। अगला आप लिखते हैं तीसरा पॉइंट, छात्र की दिनचर्या। हेडिंग डालने सीधा पॉइंट बना के लिखें। दिनचर्या क्या होती थी? छात्र की दिनचर्या क्या होती? तो इसे सुनते हैं। गुरुकुल व्यवस्था में गुरु की सेवा करना ही गुरु शिष्य का सबसे बड़ा धर्म समझा जाता था। इसके साथ ही गुरु के हाथ पैर, वस्त्र, गुरु के साफ सफाई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना ही छात्र का क्या होता था? प्रमुख धर्म होता था। इसमें एक अगला पॉइंट लिखें स्टार बना के। छात्र का जीवन वैदिक काल से अत्यधिक कठिन था, अत्यधिक कठोर था। मतलब कहने का जो वैदिक काल में था उससे भी ज़्यादा अनुशासन था, उससे भी ज़्यादा कठोर नियम थे। कौन से? बौद्धकालीन शिक्षा में। और गुरु शिष्य का संबंध कठिन था और गुरु शिष्य का संबंध जो होता था वह घनिष्ठ होता था। तो गुरु शिष्य का फंचल यही सही है, गुरु शिष्य का संबंध घनिष्ठ होता था। उसको हम बता रहे अभी कहाँ है, घनिष्ठ होता था। अब यहाँ के बाद जब महात्मा बुद्ध थे तो उन्होंने मठों और संघों में स्त्रियों की शिक्षा का विरोध किया और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद मठों और संघों में स्त्रियों का प्रवेश हो गया। यहीं पर फिर इसके बाद जो आता है ना, जो छात्र का जीवन वैदिक काल से, फिर इसका स्तर जो अभी अत्यधिक कठोर था ना प्रारंभ के समय महात्मा बुद्ध के समय, उसके बाद इसका स्तर बहुत लचीला हो जाता वैदिक काल के स्तर में। क्योंकि जब स्त्रियों का प्रवेश होता है तो उनके साथ पापाचार और भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ जाता है। आगे वाले पॉइंट में हम बात करते हैं। हेडिंग डालें आप, स्त्री शिक्षा। क्लियर हो गया भाई? प्रिंस द्विवेदी हो गया क्लियर? ठीक है। और इसके साथ हम अब डालते हैं हेडिंग स्त्री शिक्षा। हेडिंग क्या डालें? स्त्री शिक्षा। क्या है हमारी स्त्री शिक्षा? स्त्री शिक्षा देखें भाई, स्त्री शिक्षा को हम देखते हैं। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने
प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। बाद में आने वाली भिक्षुओं का स्थान भिक्षुए से नीचे था, लेकिन बाद में इनको अनुमति दी गई। और लिखें, बाद में भिक्षुणी, लेडीज को क्या कहा जाता था? भिक्षुणी। तो भिक्षुणी का स्थान था, भिक्षुणी का स्थान मतलब जो पद होता था वह भिक्षु से नीचे रहा, भिक्षु से नीचे था। अब इसके साथ साथ हम लिखते हैं और इन चीज़ों को समझते चलते हैं। क्या होता है प्रारंभ में? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप टिक करें। प्रारंभ में सुप्त का व पटचारा नाम की दो भिक्षुणी थी। धीरे धीरे भिक्षुणी मठों में, इसके पहले इन भिक्षुणियों के पहले जो भिक्षुणियाँ आईं, अर्थात जो स्त्री शिक्षा आई, तो उन्होंने बहुत यश और कीर्ति कमाई। लेकिन इनके बाद धीरे धीरे ये भिक्षुणियाँ, मतलब ये दोनों ये भिक्षुणियाँ ही मठों में पापाचार व भ्रष्टाचार का मुख्य बिंदु बन गई। मतलब गुरु और शिष्य के संबंध यहाँ दूषित हो गए, पापाचार और भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गई। इसलिए यहाँ पे लचीलापन दिखाया जाता है। वैदिक काल से मुख्य कारण बनी। अगला एक और, स्त्री शिक्षा के बाद जनसाधारण की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी भाई? इन्होंने हर सभी व्यक्तियों को दिया। किनको शिक्षा नहीं दी, इस पर भी हम बात करेंगे। जनसाधारण की शिक्षा पर क्या कहते हैं यहाँ? तो जनसाधारण की शिक्षा ये निःशुल्क थी और यह गरीब व्यक्तियों को, गरीब गृहस्थों को उनके घर जाकर शिक्षा प्रदान करते थे। तो आप लिख लें, निःशुल्क व सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ये क्या कहते हैं? निःशुल्क प्राप्त करते थे, निःशुल्क शिक्षा देते थे, कोई शुल्क नहीं था, शिक्षा देते थे। अगला है भौतिक और व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा में क्या था? भौतिकवादता थी या नहीं थी? भौतिक ऑब्लिक व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, यही बिंदु मित्रों आपसे पूछे जाएंगे, इनको सबको समझते जाएं। भौतिक और व्यावसायिक शिक्षा में यह क्या था? यह शिल्पकला सिखाते थे, कढ़ाई बुनाई आदि का कार्य सिखाते थे, जिससे जीवोपार्जन चल सके। व्यक्ति का, शिष्य का, भिक्षु का, भिक्षुणी का जीवन यापन करने के लिए वह कुछ ना कुछ शिक्षा के माध्यम से सीख सके, जिससे वह बाद में कमाई करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, छात्रों का चयन कौन से विशेषता या सभी को अनुमति थी संघ में शिक्षा ग्रहण करने की, लेकिन सिर्फ किनको अनुमति नहीं थी? उनको लिख लें, इन लोगों को अधिकार नहीं था। निम्न को अधिकार नहीं था। उनमें से पहला पॉइंट आप लिखें, पहला पॉइंट, दास या ऋणी। जो व्यक्ति दास है किसी का या ऋणी है, ऋण ले रखा है, उस व्यक्ति को संघ में या मठों में शिक्षा नहीं दी जाती थी। नपुंसक व्यक्ति को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। तीसरा पॉइंट लिखें, राज्य सेवा में लगा व्यक्ति, राज्य सेवा में लगा व्यक्ति, इसको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगला है डाकू, डाकू को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। कारावास से भागा व्यक्ति, इसको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। अंग भंग का व्यक्ति, जिसके अंग भंग टूटे हों, अंग भंग का व्यक्ति। सातवां देखें, विकृति वाला, जिसके अंदर कोई ही विकृति हो, विकृति वाला। अगला क्षय रोग, मतलब टीबी से हो या कोड़ी हो, कोड़ी मतलब उसे त्वचा का रोग हो या छुआछूत की कोई बीमारी हो, छुआछूत की बीमारी वाला रोगी, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगला लोक भाषा में शिक्षा। अगला देखते हैं इसके साथ इन्होंने क्या कहा। माता पिता से आज्ञा प्राप्त न किया हुआ व्यक्ति, जिसने माता पिता से आज्ञा प्राप्त नहीं की तो उसको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। मतलब
इस युग में भी माता पिता को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया और माता पिता की आज्ञा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो माता पिता से आज्ञा ना प्राप्त किया हुआ। अगला देखते हैं इनके में और कौन सा पॉइंट बनता है स्टार लिखा के। शिक्षा को जनतंत्रीय आधार दिया इन्होंने। बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी? शिक्षा को जनतंत्रीय आधार दिया। ये सारे नोट्स आपको जो छूट रहे हैं और भी पॉइंट में मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ। डीपली अध्ययन करना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको इस प्रकार के नोट्स हस्तलिखित पूरे मिलेंगे। वीडियो देखते रहें और आपको नोट मिलेगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोट मिल जाता है। जो नहीं मिल पाता वो डालने की कोशिश करता हूँ। लोक भाषा में शिक्षा मतलब जो वहाँ की भाषा थी उसी भाषा में शिक्षा देना। एक बार इन पॉइंटों को और समझते हैं। इनमें स्त्री शिक्षा जैसे ही प्रारंभ की तो पापाचार और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इसी के साथ जो वैदिक कालीन युग से कठिन अनुशासन था उस कठिन अनुशासन की धज्जियाँ उड़ा दी गई। जनसाधारण की शिक्षा में इन्हें निःशुल्क शिक्षा देते थे। भौतिक और व्यवसाय शिक्षा में क्या था तो इनमें कढ़ाई बुनाई सिलाई आदि की शिक्षा दी जाती थी और छात्रों का चयन किन के आधार पर किया जाता था? वह व्यक्ति दास या ऋणी ना हो, नपुंसक ना हो, राज्य सेवा में लगा व्यक्ति ना हो, डाकू ना हो, कारावास से भागा व्यक्ति ना हो, अंग भंग का व्यक्ति ना हो, विकृति वाला ना हो, इत्यादि हो गए। अब मैंने कुछ उद्देश्यों की बात की थी और उसमें एक उद्देश्य बताया था कि इस काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। उसके साथ कुछ एक दो उद्देश्य और देख लेते हैं। तो इस शिक्षा के हेडिंग डालें उद्देश्य। हमारे उद्देश्य क्या थे? दो उद्देश्यों को देखते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, मैं बता चुका हूं हालांकि, मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। और अगला देखते हैं चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। और इसके साथ भावी जीवन तैयार करना। ये सारी चीज़ें हमारी बौद्धकालीन शिक्षा में थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा में हमने जाना जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसके तहत क्या हुआ, छात्र का जीवन कैसा था, छात्र का जीवन, स्त्री शिक्षा के बारे में जाना, महात्मा बुद्ध के नियम जाने, त्रिपिटक को जाना, आदि जितने पॉइंट आपको लिखवाए ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ से पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये आपके अपने भाई की गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।